जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल DGYCM एकेडमी। तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम क्लास 10th के एक इंग्लिश के प्री बोर्ड के पेपर के बारे में कुछ वर्णन करेंगे। इस पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि यह पेपर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन OMR आंसर शीट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th का है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, मैक्सिमम मार्क्स 70 है और टाइम 3 आवर्स है। इतना टाइम आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपने देख ही लिए। अब बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है? सेक्शन ए में एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को पढ़ना है और 1 से लेकर के 3 तक 1 to 3 जितने आंसर आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे वो इसी अनसीन पैसेज से ढूंढ करके लिखने हैं। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर सेक्शन ए में अनसीन पैसेज में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में होता है क्या बोर्ड एग्जाम में पहले अनसीन पैसेज पढ़ें या पहले क्वेश्चन पढ़ें। तो एक बार हल्का सा देख लीजिए ऊपर 2-3 लाइनें क्या दिया है, फिर उसके बाद पहला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर उसमें ढूंढिए। तो पहला क्वेश्चन लिखा है द टेक्नो बैटल रैगिंग टुडे इज बिटवीन। तो टेक्नो बैटल रैगिंग जो है आज जो किन 2 चीज़ों के बीच में हो रही है। तो यदि यहाँ बात करूँ तो कहीं मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है इट इज़ बिटवीन लाइट एंड टिनी गैजेट्स कॉल्ड आईपॉड्स एंड MP3 प्लेयर्स। कहीं ये ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला विकल्प लाइट एंड टिनी गैजेट्स आईपॉड्स एंड MP3 प्लेयर्स, यही मिल रहा है। तो ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले का ए आंसर बिल्कुल सही है, पहले का ए। दूसरा क्वेश्चन सेकंड कह रहा है वन ऑफ द रीजन्स फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ आईपॉड्स एंड MP3 प्लेयर इज द टेक्नोलॉजी दे आर बेस्ड ऑन विच अलाउज वन टू। अब यहाँ पर ढूंढना है कहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। तो इसमें लिखा है विच अलाउज वन टू स्टोर लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स ऑन सच स्मॉल डिवाइसेज। कहीं ये मिल रहा है। तो ये देखो ये मिल रहा है स्टोर लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स ऑन सच स्मॉल डिवाइसेज। तो दूसरे का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरे का डी। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? थर्ड नंबर 3 नंबर पे देखेंगे। तीसरा कह रहा है सिनोनिम्स ऑफ पॉपुलर। पॉपुलर का सिनोनिम क्या है? पॉपुलर क्या है? लोकप्रिय, जाना माना। तो अननोन तो होगा नहीं, सिनोनिम पूछ रहा है। अनसीन नहीं होगा, अनपॉपुलर नहीं होगा, वेल नोन हो जाएगा। तीसरे का ए आंसर करेक्ट है। 4 नंबर क्या कह रहा है? दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। वो फूल बहुत ही सुंदर हैं। अब यहाँ पर आपको ब्यूटीफुल का पार्ट ऑफ स्पीच बताना, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ब्यूटीफुल? एडवर्ब है नहीं, वर्ब है नहीं, नाउन है नहीं। ब्यूटीफुल एक क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव है। तो 4 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर कह रहा है ही हैज़ ऑलवेज बीन वेरी गुड बॉय। तो क्या हो जाएगा? ए वेरी गुड बॉय या एन या द या नो आर्टिकल। तो नो आर्टिकल होगा नहीं, द होगा नहीं, एन होगा नहीं। तो ए वेरी गुड बॉय, ही हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी गुड बॉय। 5 का ए आंसर करेक्ट है। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में लिखा है आई डैश 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 दिस बुक सिंस मॉर्निंग। यहाँ सिंस फॉर लगा है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है, ये निश्चित समय है। तो यहाँ पर सिंस लगा है, तो सिंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्रेजेंट टेंस में लगता है। तो देखते हैं उसी को। तो हैड बीन कट जाएगा, शैल भी कट जाएगा, हैव बीन क्योंकि आई के साथ हैव बीन लगेगा तो हैव बीन रीडिंग हो जाएगा। छठे का बी आंसर करेक्ट है। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, छठे का बी आंसर करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है। तो डिफिनेशन DEFINI होता है, ये भी गलत है। डिवीज़न DI ये भी गलत हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है। तो अटेंडेंस ATTENDANCE ये भी राइट है, तो यही राइट हो जाएगा। अगला डी आंसर देख लेते हैं। एक्सरसाइज EXERCISE एक्सरसाइज। तो ये भी आपको स्पेलिंग दोनों, इसमें बी और डी दोनों विकल्प सही हैं, तो इस वजह से ये करेक्ट पूछ रहा है। तो एक ये पेपर बनाने में गलती हुई है, तो यहाँ पे ई लिखना चाहिए, इनको ई लिख देंगे तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा और डी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
तो डी वाला, क्या डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखने में गलती हुई है, यहाँ पर ई होना चाहिए। जब ई होगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। तो 7वें का डी आंसर करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि पेपर में इस टाइप के डबल विकल्प आ जाएँ, दोनों करेक्ट हों, तो उसमें से कोई भी एक मार दीजिए, सही हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश डैश मॉर्निंग। यहाँ मॉर्निंग निश्चित समय है तो सिंस लग जाएगा, तो 8 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट अगला 9 to 10, 9 से 10 तक आपको इस पैसेज से ढूंढ करके आंसर देने हैं। तो देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। 9 नंबर पे लिखा है, व्हाट सेटिस्फाइड लैंचो फाइनली वाज। कौन सी चीज़ थी जिसने लैंचो को अंततः सेटिस्फाई किया, संतुष्ट कर दिया। तो हेल स्टॉर्म, या फिर रेन कपल्ड विद हेल्स, या फिर हैवी डाउन प्योर, या फिर द फॉलोइंग रेन। तो द फॉलोइंग रेन, आने वाली जो बारिश थी उसने बिल्कुल संतुष्ट कर दिया था। 10 नंबर द वर्ड ड्रैप्ड मीन्स। ड्रैप्ड मीन्स क्या होता है, ढका हुआ। तो क्या करेंगे, इसका दूसरा मीनिंग बताना है, तो फुल ऑफ नहीं होगा, और रैप्ड ये भी नहीं, कवर्ड और कवर्ड विद। तो इसमें कवर्ड विद ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 10 का ए आंसर करेक्ट। 11 to 13 देखते हैं, 11 to 13 क्या कह रहा है। 11 नंबर पे लिखा हुआ है, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर। लैंचो ने कितने धन की डिमांड की थी, तो 100 पीसोज, 11 का ए आंसर करेक्ट। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। कौन सी पार्टी को मंडेला ने ज्वाइन किया था, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। 13 कह रहा, हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। कौन एनी फ्रैंक की चिर प्रतीक्षित दोस्त रही है, तो उसकी डायरी रही है, 13 का सी आंसर, उसकी डायरी, हर डायरी। 14 to 15 स्टेंजा दिया गया, उससे ढूंढ करके आंसर देने हैं। स्टेंजे में लिखा है, हर ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वियर प्लम्प डियर पास। यहाँ पर कह रहा द टाइगर इज हाइडिंग इन, जो बाघ है वो छिप रहा है, किसमें छिप रहा है, फॉरेस्ट, केज, या फिर लॉन्ग ग्रास, या फिर नियर वाटर होल। तो लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों में। तो ये 14 का सी आंसर करेक्ट। 15 क्या कह रहा है, 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर कह रहा है, द टाइगर इज वेटिंग फॉर। बाघ जो है इंतजार कर रहा है, किसका इंतजार कर रहा है, तो मैन का इंतजार कर रहा है, या फिर ए डियर का, या थिन डियर का, या फिर फैट डियर का। तो फैट डियर का, अर्थात मोटे ताजे हिरन का वो इंतजार कर रहा है। 15 का सी आंसर करेक्ट। फिर अगला 16 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है मिसेज पंफ्रे वाज मिसेज पंफ्रे थी एक, क्या थी, सेल्फिश लेडी, जेंटल लेडी, पुअर लेडी, रिच लेडी। तो क्या थी, एक रिच लेडी थी। 16 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 17 कह रहा है सोफ्यूज, अर्थात सॉफर मीन्स क्या होता है, तो गार्डनर, गार्ड, ड्राइवर, सेफ। तो क्या होगा, 17 का सी आंसर ड्राइवर होता है, टैक्सी ड्राइवर, अर्थात सॉफर बोलेंगे। 17 का सी आंसर। 18 नंबर कह रहा है अनिल वाज, अनिल था। अब कितने साल का था उसको बताना है, तो अनिल कितने साल का था, तो अनिल था 25 ईयर्स ओल्ड। 25 ईयर्स ओल्ड था, 25 साल का था। तो यहाँ पर डबल ऑप्शन दिए गए हैं, 25 साल ये भी दिया है, 25 साल ये भी दिया है। तो इसमें से कोई एक आंसर आप टिक कर देंगे, करेक्ट हो जाएगा। तो 18 का भी आंसर करते हैं। 18 का भी, अनिल वाज 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल का था वो। 19 नंबर कह रहा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन ए रूम। उस दुकान का नाम बताना है, इन विच अनिल लिव्ड इन ए रूम, जिस दुकान के कमरे में अनिल रहता था उसका नाम क्या था, जमुना स्वीट शॉप। 19 का सी आंसर करेक्ट। ग्रिफिन वाज ए, ग्रिफिन था, क्या था, तो एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। 20 का सी आंसर करेक्ट। तो सेक्शन ए मित्रों यहीं पर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी पे, जो डिस्क्रिप्टिव है। अभी तक तो आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, अब डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला है, रीडिंग। तो ये 50 मार्क्स का है, 20 का हो गया और 50 का बचा है। तो देखते हैं 21 से कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पर 21 में एक स्टेंजा दिया हुआ है, पैसेज दिया है। कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। बड़ी सतर्कतापूर्वक इस पैसेज को पढ़ना है और आंसर देना है जो नीचे दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है AI स्टैंड्स फॉर। AI का मतलब बताना है, तो AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर लिखना है आंसर में AI
स्टैंड्स फॉर, उसके बाद लिख देना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बस आंसर हो गया। सेकंड बी नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो यहाँ पर लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट और ए सॉफ्टवेयर थिंक इंटेलिजेंटली लाइक ए ह्यूमन माइंड। यहाँ तक आर्टिफिशियल से लेकर के माइंड तक लिखना है, बस दूसरे का आंसर मिल जाएगा। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है हाउ डज द एआई एकम्प्लिश्ड बाय, ये एआई कैसे, हाउ डज द एआई एकम्प्लिश्ड बाय। तो एआई जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किसी भी कठिन कार्य को कैसे ये कर देता है, तो उसको बताना है। तो एआई इज एकम्प्लिश्ड बाय स्टडीइंग द पैटर्न ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड बाय एनालाइजिंग द कॉग्निटिव प्रोसेस। तो यहाँ एआई से लेकर के प्रोसेस तक करना है, बस तीसरे का आंसर आसानी से मिल गया। डी नंबर क्या कह रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज सेम इन द मीनिंग एज एनालिटिकल, कह रहा है इस पैसेज में एनालिटिकल का जो मतलब है वही मतलब एक वर्ड का और मतलब है, उस वर्ड को बताना है। तो एनालिटिकल मीन्स होता है विश्लेषणात्मक, तो यहाँ एनालाइजिंग मीन्स हो जाएगा विश्लेषणात्मक। तो आंसर में तुमको लिखना है एनालिटिकल मीन्स एनालाइजिंग, एनालाइजिंग यहाँ पर लिख देना, बस आंसर हो गया। तो ई नंबर में आपको क्या लिखना है, कह रहा है द वर्ड सॉफ्टवेयर मीन्स, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है। तो सॉफ्टवेयर का मतलब आपको वहाँ लिख देना है इसमें द, यहाँ पर जब आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे द वर्ड सॉफ्टवेयर मीन्स, फिर उसी के आगे लिखेंगे द प्रोग्राम्स GRAMMES प्रोग्राम्स, द प्रोग्राम्स, उसके बाद लिखेंगे एंड अदर, द प्रोग्राम्स एंड अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ए कंप्यूटर, बस हो जाएगा। ये कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त प्रोग्राम और अन्य परिचालन संबंधी जानकारी उसी को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये आपका अनसीन पैसेज कंप्लीट होता है। फिर बढ़ते हैं राइटिंग की ओर, जिसमें लेटर एप्लीकेशन आपको लिखना है। कौन सा लेटर एप्लीकेशन आया उसकी ओर बढ़ते हैं। राइटिंग सेक्शन में 22 क्वेश्चन पे कह रहा है राइट रिलेटेड टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग योर अप्रिसिएशन फॉर हिज रिसेंटली पब्लिश्ड बुक। हाल ही में उसने एक बुक को पब्लिश किया है आपके फ्रेंड ने, और आप उसकी प्रशंसा करें, ऐसा पत्र लिखिए उसको। या फिर ये नहीं लिख पाते हैं तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है और लगा के राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक बेटर अरेंजमेंट फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन द कॉलेज। कह रहा है एक एप्लीकेशन अपने प्रधानाचार्य जी को देना है, उनसे प्रार्थना करते हुए कि एक बेटर अरेंजमेंट करें गेम खेलने के लिए, स्पोर्ट खेलने के लिए आपके स्कूल में। तो ये लिखना उसमें डू नॉट राइट योर नेम एंड प्लेस, अपना नाम और स्थान का नाम नहीं डालना उसमें। तो ये वाला आपके न्यू स्टाइल में एप्लीकेशन मिल जाएगा, ये वाला एप्लीकेशन इवनिंग गेम वाला, या फिर मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप सभी लोग उसको देख लेंगे। अगला 23 नंबर क्या कह रहा है, 23 नंबर पे लिखा हुआ है राइट एन एस्से या फिर आर्टिकल ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ये 6 नंबर का आया है और कह रहा है एक टॉपिक आर्टिकल लिखना है आपको 80 से 100 शब्द में। साइबर वर्ड ए बून और बेन, जो साइबर वर्ड है ये एक अभिशाप, ये एक वरदान है, अभिशाप है, इसके बारे में लिखना है। पॉइंट्स इंक्लूडेड, और कुछ बिंदु दिए गए उनके ऊपर लिखना है। जैसे कि बिंदु ये दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन दिया गया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इम्पोर्टेंस, सजेशंस, ये दिए गए हैं। तो देखते हैं इस साइबर वर्ड के बारे में, इसका आर्टिकल कैसे लिखेंगे। तो देखते हैं इसका आर्टिकल साइबर वर्ड के बारे में। आर्टिकल है साइबर वर्ड ए बून और बेन। की पॉइंट्स इसके हैं, पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तीसरा है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, चौथा है इम्पॉर्टेंट सजेशंस। तो इसमें इंट्रोडक्शन में देखेंगे, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है
द साइबर वर्ल्ड इज ऑफन कंसिडर्ड अ डबल एज्ड वर्ल्ड, स्वर्ड लिखा है। तो जो साइबर वर्ल्ड है, साइबर जगत जो है, इसको प्रायः दो धारी तलवार के समान कहा जाता है। एक्टिंग एज बोथ अ बून एंड बेन, ये दोनों तरह से काम करता है, एक वरदान और अभिशाप के रूप में काम करता है। डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज़ यूज्ड, यह निर्भर करता है कैसे इसका प्रयोग किया जा रहा है या किया जाता है। ये साइबर वर्ल्ड यही संसार जगत का जो यंत्र वाला काम है, ऑनलाइन की दुनिया है, तो इसी को साइबर वर्ल्ड बोलते हैं। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन में। दूसरा जो आपका हेडिंग दिया हुआ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसमें क्या लिखना है? तो इसमें लिखा है द हिस्ट्री ऑफ द साइबर वर्ल्ड कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 1940s when digital secrets were first considered। तो साइबर वर्ल्ड की जो दुनिया है, इस दुनिया को 1910 के दशक में वापस ले जाया जा सकता है, जब डिजिटल रहस्यों पर पहली बार विचार किया गया था। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। तीसरी हेडिंग पर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इसके गुण और अवगुण क्या हैं? द साइबर वर्ल्ड हैज़ मैनी एडवांटेजेस, साइबर वर्ल्ड के बहुत सारे लाभ हैं, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, उसमें समाहित होते हैं संचार, इन्फॉर्मेशन सूचनाएं, सोशलाइजेशन सामाजिकरण, बट आल्सो डिसएडवांटेजेस, लेकिन इसके जो हानि हैं वो भी हैं, जैसे कि सच है, जैसे डाटा ब्रीचेज, डाटा का लीक हो जाना या डाटा उल्लंघन हो जाना, जो डेटा होता है आपके पास जानकारी वगैरह वो सब उल्लंघन हो जाना, एंड साइबर बुलिंग, और साइबर बुलिंग का होना। तो ये नुकसान भी है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हो गया। इंपॉर्टेंस या फिर सजेशन क्या है? तो द साइबर वर्ल्ड इज़ क्रूशियल, जो साइबर वर्ल्ड है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन, क्योंकि यह वैश्विक संचार के लिए एक माध्यम प्रदान करती है, फैसिलिटीज़ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ETC, आर्थिक लेन देन आदि को ये सुविधाजनक बनाती है। तो फैसिलिटेट्स है, यहाँ तक हो गया। तो ये आपका आर्टिकल हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला ग्रामर के सेक्शन पे बढ़ेंगे मित्रों। 24 का ए नंबर कह रहा है री राइट द फॉलोइंग बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट में बदलने को कह रहा है। तो क्वेश्चन है द टीचर सेड टू गीता, अध्यापक ने गीता से कहा डू नॉट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम इन गॉसिप्स, जो अपना समय है उसको फालतू के गप्पों में मत नष्ट कीजिए। तो यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट कामा इन्वर्टेड कामा के बाद वाला जो पार्ट है डोंट से स्टार्ट हो या डू नॉट से स्टार्ट हो, तो तुरंत सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, ये बहुत बेहतरीन तरीका है। तो ये जब बनेगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच तो हो जाएगा द टीचर, फिर सेड टू का हो जाएगा फॉरवर्ड गीता, द टीचर फॉरवर्ड गीता, और कामा इन्वर्टेड कामा रिप्लेस करके इसकी जगह पर कंजंक्शन जो है वो टू का यूज कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टू, क्या हो जाएगा टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो टू वेस्ट, और ये डू नॉट हट जाएगा, टू वेस्ट योर सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट गीता, गीता के लिए प्रोनाउन लगाएंगे हर, क्या हर, और प्रीशियस टाइम इन आइडल गॉसिप, आइडल तो लिखा नहीं तो इन गॉसिप, बस ये आपका 24 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। द टीचर फॉरवर्ड गीता टू वेस्ट हर प्रीशियस टाइम इन गॉसिप्स। 24 का बी आंसर क्वेश्चन कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो, तो इसका पैसिव बनेगा लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, इंसल्टेड, बस ये वाला आपका पैसिव बन गया। सी नंबर कह रहा है पंक्चुएट करना है इसमें, तो द का टी कैपिटल कर देंगे, द टीचर सेड टू द बॉयज, कामा इन्वर्टेड कामा यहाँ लगाएंगे, कामा इन्वर्टेड कामा, डू का डी कैपिटल हो जाएगा, डू नॉट एब्यूज एनीवन, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा, बस ये पंक्चुएशन बन गया। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अशोक एक महान सम्राट था, इसका हो जाएगा अशोक वाज अ ग्रेट एम्परर, क्या होगा अशोका वाज अ ग्रेट
इम्परर, EMPEROR, इम्परर हो गया। उसका संपूर्ण जीवन जन सेवा में व्यतीत हुआ, तो इसको लिखेंगे हिज इंटायर, ENTIRE, इंटायर मीन संपूर्ण, लाइफ, हिज इंटायर लाइफ वाज डेडिकेटेड, डेडिकेटेड मीन्स समर्पित था, तो हिज इंटायर लाइफ वाज डेडिकेटेड टू पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस, बस हो गया। अगला है उसने अपने राज्यकाल में जनता की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए, तो अपने राज्यकाल में, तो इसमें लिखेंगे ड्यूरिंग हिज रेन, REIGN, ड्यूरिंग हिज रेन, कामा ही, किए का अंडर टुक लिखेंगे, ही अंडर टुक, TOOK, ही अंडर टुक मैनी वर्क्स, WORKS, वर्क्स, और फिर उसके बाद में फॉर द वेलफेयर, WELFARE, वेलफेयर ऑफ द पीपुल, PEOPLE हो जाएगा, पीपुल लिखा है। उसने अच्छी सड़कें बनाई, कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए ताकि उसकी प्रजा सुखी रहे, तो ही बिल्ट गुड रोड्स, कामा डग, DUG डग, WELL वेल्स, कुएं, कामा, और के लिए एंड लिख देंगे, एंड प्लांटेड ट्रीज, TREES, ट्रीज, सो दैट उसके बाद उसकी प्रजा सुखी रहे, सो दैट हिज सब्जेक्ट्स मीन्स प्रजा, हिज सब्जेक्ट्स में बी, सुखी का हैप्पी लिख देंगे, हैप्पी, सो दैट हिज सब्जेक्ट्स में बी हैप्पी। फिर आगे लिखा है उसमें कर्तव्य परायणता की भावना थी, तो इसको लिखेंगे ही हैड अ सेंस ऑफ, कर्तव्य परायणता हो जाएगा ड्यूटी, ही हैड अ सेंस ऑफ ड्यूटी। अगला लिखा है वह राज्य का कार्य अपने अफसरों पर नहीं छोड़ता था, तो हो जाएगा he did not leave the administration of the state to his officials, बस ये स्टोरी आपकी कंप्लीट हो गई। बढ़ते हैं अगला लिटरेचर पोर्शन पे। लिटरेचर में क्या कह रहा है, 25 नंबर पे कह रहा है, 6 नंबर का आया है, और इसमें कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, प्रत्येक का 30 से 40 शब्द में उत्तर देना है। पहला लिखा है फिर और लगा है, फिर दूसरा लिखा है फिर और लगा है, तो इसमें किन्हीं दो की आपको उत्तर देने हैं, चार क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो जब देखेंगे तो व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, आंसर इन डिटेल, तो ये चाहे कर दो, चाहे व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव हर ग्रैंड मदर, ये चाहे कर दो, चाहे व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, कौन से दोहरे कर्तव्य मंडेला मेंशन करते हैं, ये लिख दो, या फिर व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किस चीज़ के लिए फेमस है उसका वर्णन करो। तो इसमें देखते हैं 25 का बी आंसर देखते हैं, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, मंडेला जी कौन दोहरे कर्तव्यों का वर्णन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, मंडेला कौन से दो कर्तव्य का वर्णन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, मंडेला के अनुसार एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक आदमी के दोहरे कर्तव्य होते हैं। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू लुक आफ्टर हिज फैमिली, पहला कर्तव्य होता है अपने परिवार की देखभाल करना, पेरेंट्स मम्मी पापा की, वाइफ एंड चिल्ड्रन पत्नी का और बच्चों की देखभाल करना। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू सर्व हिज पीपुल, दूसरा जो कर्तव्य होता है अपने लोगों की सेवा करना, हिज कम्युनिटी अपने समुदाय की, एंड हिज कंट्री अपने देश की सेवा करना। तो ये वाला आंसर आपको यहाँ मिल गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किस चीज़ के लिए फेमस है, इसका उत्तर। तो इसको आंसर लिखा हुआ है, इसका आंसर लिखा है व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, ये क्वेश्चन है, कुर्ग किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो लिखा है आंसर में कुर्ग इज़ फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी प्लांटेशंस, जो कुर्ग है अपने कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए फेमस है। कॉलोनियल बंगलोज, उपनिवेशीय बंगलों के लिए। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा वन, एंड स्पाइसेज और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। 30% ऑफ दिस एरिया इज कवर्ड विद एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, इस क्षेत्र का 30% भाग
वर्षा के सदाबहार जंगलों से ढका हुआ है। और द बेस्ट सीजन टू विजिट दिस प्लेस इज़ फ्रॉम सितंबर टू मार्च, जो यहाँ पर भ्रमण करने का सबसे अच्छा सीजन है वो सितंबर से मार्च का है। और द एयर इज़ फुल ऑफ कॉफ़ी स्मेल, जो वायु होती है वो कॉफ़ी की स्मेल से बिल्कुल पूर्ण भरी होती है। तो ये आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 26 पे, कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। लगभग 60 शब्द में आंसर देना है। 4 नंबर का लॉन्ग आंसर है, 2 हैं, कोई एक करके दिखाओ। कह रहा वाई वर द चिल्ड्रन फैसिनेटेड बाय द बेकर, बेकर के द्वारा क्यों सम्मोहित हो जाते थे बच्चे। हाउ डिड दे शो देयर ईगरनेस टू सी हिम, वे उसके बेकरी को देखने के लिए किस प्रकार की उत्सुकता दिखाते थे। तो मुंडेर पर चढ़ जाते थे, पैरापेट पे ना, तो वही सब लिखना है। और या फिर दूसरा कह रहा है डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ सिद्धार्थ गौतम बिकमिंग द बुद्धा, सिद्धार्थ गौतम का बुद्ध तक होने में उनकी जर्नी का वर्णन करना है, यात्रा का वर्णन करता है। तो 26 का बी आंसर देखते हैं। यहाँ पे लिखा है गौतम बुद्धा 563 BC टू 483 BC बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम। फिर इन नॉर्दर्न इंडिया एट 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, 12 साल की उम्र में उन्हें शिक्षा दीक्षा के लिए दूर भेज दिया गया था। इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, हिंदू के पवित्र धर्म ग्रंथों की पढ़ाई करने के लिए उन्हें 12 साल की उम्र में दूर भेज दिया गया था। एंड 4 years लेटर, और 4 साल बाद ही रिटर्न होम, वो घर लौटे टू मैरी आ प्रिंसेज, एक राजकुमारी से शादी करने के लिए। दे हैड ए सन, उनको एक पुत्र हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी, और एक शाही जिंदगी जिए। कितने साल तक? 14 years, 10 वर्षों तक एक शाही जिंदगी जिए। फिर एट अबाउट द एज ऑफ 25, और 25 साल की लगभग उम्र में द प्रिंस हियर टू आफ्टर शिल्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, जिनको अभी तक संसार के संपूर्ण कष्टों से बचाकर रखा गया था। बाई चांस, वो अवसर बस उन्होंने देख लिया, एक सिक मैन को, बीमार आदमी को, एज्ड मैन को देखा, फ्यूनरल प्रोसेशन को, जो मृत सैया पर लेटा व्यक्ति था उसको देखा, एंड अ मोंक, भिक्षु को देखा, बेगिंग फॉर आर्म्स, जो भिक्षा मांग रहा था। और दीज साइट्स मूव्ड हिम सो मच, इन दृश्यों ने उन्हें इतना अधिक मूव कर दिया, हिला दिया। एट वंस, तुरंत ही लेफ्ट हिज प्लेस एंड वेंट आउट टू सीक इनलाइटनमेंट, अपना स्थान उन्होंने छोड़ दिया और वो ज्ञान की खोज में निकल पड़े। तो आप यहीं तक लिख दीजिए, बहुत हो जाएगा। तो इसमें से 60 करके आंसर आपको लिखना है, यही वाला है। तो 60 आंसर इसमें से लिख डालिएगा, हल्का 60 कर दीजिए, बस लॉन्ग आंसर 60 वर्ड का बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, 4 लाइन की पोएम आपके सिलेबस में जो दी गई है उसको लिखना है। और कह रहा है डू नॉट कॉपी लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में आई है लाइन उनको आपको नहीं लिखना है। तो 4 लाइन की पोएम आप सभी लोग लिख ही लेंगे, 3 नंबर का आया है। अगला कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, जो निम्नलिखित सेंट्रल आइडिया इनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है पोएम्स का। तो एनिमल्स का लिख दो, या फायर एंड आइस का, या फिर फॉर एनी ग्रेगरी का, किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो ये चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, उस वीडियो को देख लीजिए, ये हल हो जाएगा। 29 पे क्या कह रहा है आंसर? कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, 30 शब्दों में उत्तर देना है। 3 नंबर का है, 60 आंसर है। कह रहा व्हाई डज मिसेस पंपरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, मिसेस पंपरी क्यों सोचती हैं कि डॉग की रिकवरी एक शल्य चिकित्सा की ये जीत है, क्यों ऐसा सोचती हैं? या फिर नीचे एक दिया गया है। तो 29 का ए आंसर देखते हैं। तो यहाँ ये आंसर मिल रहा है व्हाई डज मिसेस पंपरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, श्रीमती पंपरे कुत्ते के स्वास्थ्य सुधार को पशु चिकित्सालय की सफलता क्यों मानती हैं? तो यहाँ पे लिखा है मिसेस पंपरी थिंक्स दैट ट्रिकीज रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, सोचती हैं कि ट्रिकी का जो रिकवरी है वो ट्रम्प ऑफ सर्जरी है। बिकॉज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार हिज इलनेस वाज वेरी सीरियस, जो उसकी बीमारी थी बहुत गंभीर थी। सी वाज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर वर वेरी फ्यू चांसेज ऑफ ट्रिकीज इम्प्रूवमेंट, उनके राय के अनुसार कि बहुत कम ही उसके इम्प्रूवमेंट होने के अवसर थे। एंड ही नीडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, उसे तुरंत अचानक से मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ी थी। 10 इसी प्रकार से फॉर हर, उनके लिए ट्रिकीज रिवाइवल विदाउट एनी मेडिसिन वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, कि ट्रिकी का
पुनः जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बिना किसी दवाई के भी, तो ये बड़ा ही महान उपलब्धि था उनके लिए। तो ये आपका आंसर हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन पे लिखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। किसी एक का 60 शब्द में उत्तर देना, 4 नंबर का है, लॉन्ग आंसर है। कह रहा है ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, कमेंट। ग्रिफिन एक कानून विरोधी आदमी था, कमेंट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। तो देखते हैं 30 का ए आंसर कैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है वाज ग्रिफिन अ लॉलेस पर्सन, क्या ग्रिफिन एक कानून विरोधी आदमी था। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट हिम, उसके बारे में आपकी क्या राय है, तो वही आंसर है। तो लिखा है ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बुद्धिमान वैज्ञानिक था ग्रिफिन, बट ही वाज अ लॉलेस पर्सन, वो एक कानून विरोधी आदमी था। आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल, दृश्य होने के बाद में, अदृश्य होने के बाद में, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों के कारण से अदृश्य होने के बाद वो कैसा आदमी बन गया था, एक लॉलेस पर्सन बन गया था, कानून विरोधी बन गया था। ही नॉट ओनली सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर, उसने अपने जो जमींदार था, मालिक था, उसके घर में केवल आग ही नहीं लगा दी थी, बट आल्सो रॉब्ड अ थिएट्रिकल शॉप इन लंदन, लेकिन लंदन में एक थिएट्रिकल दुकान को भी उसने लूटा था। लेटर इन आइपिंग, और बाद में वो आइपिंग आया, ही रॉब्ड द क्लर्जीमैन, उसने पादरी आदमी को लूटा। एंड आल्सो हिट द विलेज इंक्लूडिंग मिसेज हॉल, और उसने हिट किया द विलेज इंक्लूडिंग मिसेज हॉल, उस गांव की जो मिसेज हॉल थी, अर्थात उस पादरी की जो पत्नी थी, उनको फिर धक्का दिया। और हर हस्बैंड कांस्टेबल जैफर्स ETC, उनके पतिदेव को धक्का दिया, कांस्टेबल जैफर को धक्का दिया। विद हिज क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड ही यूज्ड हिज इनविजिबिलिटी फॉर हिज ओन बेनिफिट। यहाँ तक ये आंसर मिल रहा है, तो ये आंसर यहाँ मिल रहा है। तो मित्रों, ये पेपर आपका सॉल्व हुआ और आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।